अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसी हैं आप सब। मैं हूँ आपकी होस्ट इंजीनियस। और आज पहले सोचो फिर बोलो के एपिसोड में हमारी नई गेस्ट हैं मिस सिद्रा दार। मिस सिद्रा दार करंटली वॉइस ऑफ अमेरिका की जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने अपने करियर का आगाज जियो से शुरू किया। वहाँ पे उन्होंने अपना एक्सपीरियंस गेन किया पहले एज अ रिसर्चर देन एज अ रिपोर्टर। फिर बोल नेटवर्क में काम करके और न्यूज की रिपोर्टर रहकर अब वो वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्टर बन गई हैं। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह का शुक्र है। बस थोड़ी सी तबीयत नासाज है। मुझे तबीयत मेरी ये है कि मुझे साइनस हुआ हुआ है और उसकी वजह से मेरा जो चेहरा है वो इस वक्त काफी स्वेल भी नजर आ रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे नजला हुआ हुआ है, लेकिन ठीक हो जाएगा। दवा लीजिए तो एंटी एलर्जी से सही हो जाता है। सवालों के जवाब तो दे सकती है ना? बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। आप जो सवाल पूछेंगी मैं कोशिश करूंगी कि उनके जवाब आपको मिले। तो मेरा पहला सवाल ये है कि आपके ख्याल में ये हमारे हमारे कल्चर में इतनी मिसोजनी जो है, ये किधर से आती है, कहाँ से आती है, और हमारी सोसाइटी में ये इतना कोर कंपोनेंट कैसे बना? अच्छा, जहां तक सवाल है कि ये कहाँ से आती है, एक तो ये आपके देखना पड़ेगा कि जो आपके नॉर्म्स कल्चर्स हैं या जो आपके इर्द गिर्द का माहौल है वो एक तो सपोर्टिंग है। दूसरा ये कि मैं इसकी बहुत ठोक बजा कर ये बात कहती हूँ कि ये घर से शुरू होती है। और घर से क्यों शुरू होती है? इसे जन्म देने वाले भी मर्द पहले नहीं होते, खवातीन ही होती है। उसकी वजह यह है कि जो माएँ हैं वो अपने घर में बच्चों की जो तरबियत है, अब तो खैर बहुत वक्त बदलता जा रहा है और बहुत इक्वल बेसिस पे हो रहा है, लेकिन बेटे की तरबियत में डिफरेंट और बेटी की तरबियत में उनका डिफरेंट रोल होता है। एक औरत चूंकि माँ के जब दर्जे पे होती है तो बेटे को ये लगता है कि माँ कभी भी गलत नहीं कर सकती और ना माँ कभी गलत कहेगी। तो वो बचपन से यही सुनता हुआ बड़ा होता है कि आ, औरत को ऐसे रखना है। और मिसाल के तौर पे बड़ी अजीब सी ये जुमले हैं, लेकिन मैंने अक्सर ऐसे लोगों को भी सुना है कि औरत पैर की जूती है, बीवी को जरा दबा कर रखो, बहन के ऊपर नजर रखना तुम्हारा काम है, ये बाहर ऐसे जाएगी तो लोग तुम्हें बातें करेंगे। ये तो एक चीज जब सुनते सुनते एक मर्द बड़ा होता है तो उसको आपने हाकमियत पहले से ही दे दी है, चाहे वो बहुत कम उम्र में ही है। अब जब वो जैसे से बड़ा होगा और वो उसी तरीके के माशरे में ग्रो करेगा और अपने, ये डिपेंड करता है कि वो किस सोसाइटी के या किस तबके से ताल्लुक रखता है, उन जैसे ख्यालात रखने वाले मर्दों के साथ उसकी डिबेट होगी तो वो और चीज कहना चाहिए कि मजीद बढ़ना शुरू होती है। फिर होता ये है कि जब वो माशरे में किसी ऐसी जगह कदम रखता है जहां उसके सोच के बरखिलाफ उसे औरत नजर आए, अब वो चाहे उसकी करीबी घर की औरत नहीं है, तो ये उसका फर्ज ऐन बन जाता है कि वो उस औरत के ऊपर आराम से लेबलिंग कर दे कि ये औरत तो खराब है। वो उसके बारे में नफरत अंगेज कमेंट कर दे, वो उसके ऊपर, उसके लिबास पे, उसकी जहनियत पे, उसके काम पे। यहाँ तक के मैं अगर जर्नलिज्म की बात करूं तो हमारे अपने जर्नलिज्म के अंदर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस माइंडसेट के हैं, जिनको आप थोड़ा बहुत ग्रूम कह सकते हैं। वो इस हद तक है कि वो आपके सामने शायद इस तरह की बात ना करें, लेकिन जब वो अपने जैसे लोगों में बैठते हैं तो वो बड़े आराम से कमेंट्स पास करते हैं कि हाँ, पता है हमें औरतें किस तरह तरक्की करती हैं और ये है। फला बच्ची का अगर कोई केस आ गया, ये लड़की का आया कि वो अगवा हो गई है, तो पहला कमेंट आता है कि उसकी अपनी गलती होगी। तो ये जो एक औरतों के खिलाफ एक नफरत का जो एलिमेंट है, वो आपकी सोसाइटी में कुछ पहले से भी चीजें मौजूद है। कुछ घराने ऐसे हैं जो अपने घर से शुरू करते हैं, और वही वाली बात कि जब आसपास के माहौल में आपको वैसे ही हम ख्याल लोग मिलते हैं तो ये और ज्यादा ताकतवर कहना चाहिए बन जा, इमोशन आप कह सकते हैं उनका बन जाता है कि वो उसके वो समझते हैं कि ये मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर मैंने ये ना किया ना, अगर मैं इसके ऊपर मैंने कोई कमेंट किया तो कोई मुझे ये ना कहे कि तुम मर्द होके नहीं ऐसा सोचते हो। तो ये एक चीज है जो हमें अपने इर्द गिर्द नजर आती है। उस टाइम पे जब आप शुरू करी थी अपने करियर को एज ए रिपोर्टर, और उस टाइम पे जब सोशल मीडिया वाज बिकमिंग अ न्यू थिंग, और उस टाइम फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये नए नए आ रहे थे, तो उस टाइम
आपको उस मिसोजिनिस्ट कमेंट्स मिल रहे थे आपको, या आपके ऑर्गेनाइजेशन उस टाइम कितनी एक्टिव थी सोशल मीडिया पर कि जो भी व्यूअर्स थे या जो भी कमेंट्स थे आपको वो मिसोजिनिस्ट कमेंट्स, माँ बहन की गालियां वगैरह दें? अच्छा, इसका एक्सपीरियंस मुझे 2014 में हुआ, और उस वक्त मैं ट्विटर पे मौजूद थी 2012 से, आई गेस, या 13 से, मुझे याद नहीं। लेकिन मेरे पास बहुत कम फॉलोअर्स थे, क्योंकि मैंने उसको बनाई आईडी को इसलिए था कि मैं आसपास की खबरों पर नजर रख सकूं। मैं उस वक्त जियो न्यूज में थी। तो कराची में कवरेज हुई, और उस कवरेज में हमें मॉब ने घेर लिया, क्योंकि हमारे पास माइक था और उन्हें उन्हें समझ आ गया कि ये जियो से है। वो एक बड़ी केओटिक सिचुएशन थी। और उसके बाद जब हम, मतलब, उस, मैं आपको ऑन, यानी कि फील्ड से ऑनलाइन की तरफ लेके जा रही हूँ, कि जो फील्ड पे लोग थे मॉब में, वो मुझे माँ बहन की गालियां दे रहे थे, गलीज कमेंट पास कर रहे थे। उनके ये भी जुमले थे कि इसको बस किसी तरह नीचे लेकर आओ, क्योंकि मैं हाईएस्ट की छत पे खड़े होकर रिकॉर्डिंग करवा रही थी। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। एंड मुझे उस वक्त ये समझ नहीं आ रहा था कि मतलब मेरा क्या कसूर है, सिवाय इसके कि मैं एक इदारे के साथ मुंसलिक हूँ। मेरा इनके साथ कोई जाती झगड़ा नहीं है। लेकिन जब हम 20-25 मिनट बाद उस क्योटिक सिचुएशन से निकले, और मैं बहुत ट्रॉमेटाइज थी, और बार बार ये सोच रही थी कि अगर कोई शख्स मुझे खींच लेता, मैं नीचे गिर जाती, इतने मर्द थे, कुछ हो जाता। और जब मैं अपने इदारे में पहुंची, तो उसके ठीक कोई 5-6 घंटे के बाद, मतलब काफी रात हो चुकी थी, तो मुझे मेरे एक प्रोड्यूसर थे, उन्होंने कहा, तुम्हें पता है तुम्हारे ट्विटर पे फॉलोअर्स बढ़ गए हैं? तो मैंने उनसे कहा, मैंने तो जमाने से ट्विटर खोला ही। कहने लगे चेक करो। तो जब मैंने खोला, तो उसमें कोई 60-70 का नंबर एकदम हाइप पर आया। और जब मैंने उसके मैसेज पे गई, तो वहां गलीज किस्म की गालियां लोग मुझे दे रहे थे। और वो ये कह रहे थे कि अगर हम वहां होते तो हम ये कर देते, जो वहां लोग थे उन्होंने तो तुम्हें जाने दिया, और ये है और वो है। अच्छा, मैं उस वक्त बड़ी घबरा गई। 2014 में अगर आप बात कर रहे हैं, 10 साल पुरानी, तो एज भी थोड़ी कम थी, खौफ भी होता था कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। मैंने किसी को बताया नहीं, और ना मैंने किसी से इजहार किया। उसके ठीक 1.5 साल के बाद मुझे ये इंकशाफ हुआ कि फेसबुक के अंदर भी स्पैम के मैसेजेस वगैरह होते हैं, जो कि मैसेज रिक्वेस्ट में भी आते हैं। और मैंने 2 साल के बाद वो मैसेजेस खोले, तो वो उसी डेट के वो मैसेजेस थे जो ट्विटर से कहीं ज्यादा थे। और उसमें जब मैंने लोगों की प्रोफाइल खोलना शुरू की, तो बहुत कम उम्र बच्चे थे, जिनकी उम्रें हार्डली 16 साल, 17 साल, उनकी प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई और ये वो। तो मैं 2 साल तक काफी हद तक हील तो हो चुकी थी, लेकिन मुझे ये एहसास हुआ कि इतनी नफरत, मतलब सिर्फ इसलिए कि आप एक ऐसे इदारे से मुंसलिक कि जिससे आपकी बन नहीं रही, तो एक औरत खड़ी हुई थी तो आप ये कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम मैंने उस चीज को फेस किया, और उसके बाद मैं बहुत अरसे तक परेशान रही। मुझे समझ नहीं आता था इसको कैसे कोप अप किया जाए। मुझे लगता था बाज़ औक़ात के ये जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना, ये मुझे कहीं ना कहीं से देख रहे हैं। और मेरी वीडियोस में से पिक्चर्स निकाल के इन्होंने मुझे वो किया, स्क्रीनशॉट भेजे कि अगर हम होते तो ये करते, तो ये मुझे कहीं बाहर में निकलूंगी तो मुझे फॉलो करेंगे। खैर, उसको, उस खौफ को, उस चीज को, एक दो ट्रेनिंग्स हुई, उसमें मैं निकल गई। लेकिन फिर मुझे बड़ा टाइम लगा ये समझने में कि जो लोग सोशल मीडिया पे इस तरह से काम कर रहे होते हैं, वो सहाफियों की मेंटल हेल्थ को बहुत बुरी तरह मुतासर करते हैं, खास तौर पे खवातीन, जो कि जिन्हें हमेशा ये कहा जाता है कि मत, कीचड़ में पत्थर मत फेंको, तुम्हारे ऊपर ही कीचड़ आएगा। तो बड़ा हौसला चाहिए, या तो आप उनके साथ जंग करें, या फिर अगर आप खामोश भी हैं और आप रिप्लाई नहीं कर रहे, तो भी वो आपको परेशान कहीं ना कहीं कर रहा होता है। तो मैंने 10 साल पहले इसका एक्सपीरियंस किया था, और अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो अब बराह रास्त मेरे थ्रेड्स पे चल रहा होता है। अगर किसी को मसला होता है, अब वो मैसेज नहीं करता, वो नीचे डायरेक्ट लिखता है ट्विटर पे, मैं फिर उसको इग्नोर करती हूँ। ये तो काफी बुरा हुआ आपके साथ सिद्रा। तो अच्छा, इस सारे ट्रॉमा से गुजरने में और ट्रेनिंग्स में जियो ने आपकी कोई मदद की? क्योंकि टेक्निकली आप ऑन साइट यू गॉट अब्यूज्ड, और आप एज एन उनकी एम्प्लॉय हो के आपको इस सारे का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने आपको कोई सपोर्ट, ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट, उसका मेंटल हेल्थ के लिए सपोर्ट उस टाइम दी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे सिर्फ ये याद है कि जब मैं वापस दफ्तर में एंटर हुई, तो उस वक्त मैं बहुत डरी हुई थी। और मुझे उस वक्त सिर्फ ये लग रहा था कि जो मॉब ने मुझे घेरा है,
इतने, और मुझे जो बातें कही हैं, वो कहते हैं ना, आपको एक फीलिंग आ रही होती है कि वो बराह रास्त जो वो कह रहे हैं आपको रेप की धमकी देना या गालियां देना, तो शायद मैं बहुत बुरी बन के आ रही हूँ। तो उस वक्त मेरी कैफियत ये थी, जो आज मैं रिकॉल करती हूँ 10 साल पहले, कि मेरा दिल चाहता था कि बस मैं किसी तरीके से दफ्तर पहुंचूं और मैं वॉशरूम में जाऊं और मैं बहुत रो। लेकिन मुझे जो मेरे साथ लोग आ रहे थे, हाँ, जब फील्ड पे मैं थी और ये सब हो रहा था, तो उस वक्त मुझे मजर अब्बास साहब वो आए पता नहीं कहाँ से दूर से, और वो हाइस की छत पे चढ़े और उन्होंने कहा मुझसे कि बेटा, मैं, क्योंकि वो लोग मुझे पत्थर भी मार रहे थे, बॉटल्स भी मार रहे थे, तो उन्होंने कहा मैं बैठता हूँ तुम्हारे पीछे, शायद मेरा फेस देख के थोड़ा सा लिहाज कर ले। तो मैंने उनसे कहा जी सर बिल्कुल। वो आए, फिर मसूद रजा आए, फिर और कुछ लोग आए, उन्होंने आके मुझे कवर अप करने की कोशिश की कि मुझे बराह रास्त चीजें ना फेंकी जाए, ना मुझ पे फेंकी जाए, लेकिन उनको भी इस तरह से चीजें फेस करनी पड़ी। लेकिन जब मैं इदारे में पहुंची तो वहां का माहौल एक डिफरेंट था। आ, वहां पे किसी ने मुझसे ये सवाल नहीं पूछा कि तुम कैसी हो। वहां पर सब लोग खड़े थे और उन्होंने बाकायदा क्लैपिंग की और कहा कि तुमने कितनी बहादुरी का मुजाहरा किया, और तुम देखो कैसे डट के खड़ी रही, क्योंकि उस टाइम पर भी इदारा मुझसे बीपर पे बीपर ले रहा था, पूछने की कोशिश कर रहा था कि क्या चल रहा है। और मेरे दिमाग में ये था मेरे घर वाले देख रहे होंगे तो उनपे क्या वो होगी। सिर्फ और सिर्फ अंसार नकवी साहब आए मेरे पास और उन्होंने मुझसे आके कहा कि बेटा यहाँ साइड पर आओ, पानी पियो और मुझे बताओ कि तुम ठीक हो। वो वाहिद शख्स थे जिन्होंने मुझे खड़े होके ये बात कही। तो मैंने उनसे कहा नहीं सर, मैं ठीक नहीं हूँ। और उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, तुम बैठो आराम, कोई तुमसे कोई बात नहीं करेगा, अब मुझे ये बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। ये उनके अल्फाज थे। मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, और उनकी इज्जत उस दिन मेरे नजरों में और बढ़ गई जब उन्होंने मुझसे ये कहा तुम बताओ हमसे कहाँ गलती हुई और हमें क्या करना चाहिए। मैंने जगह देखे सर, आप पॉलिटिकल जलसे कवर हो रहे हैं, आप खवातीन रिपोर्टर्स को भेजेंगे तो उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करें, उनसे नहीं कहें कि वो माइक लेकर खड़े होकर लाइव दे, क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया कि कौन कहाँ खड़ा हुआ है तो वो उनके ऊपर हमला करेगा। उन्होंने कहा इसके अलावा, मैंने कहा मर्दों को भी ना खड़ा कीजिए, उनके लिए भी बहुत नुकसान होगा। उन्होंने कहा ठीक है। 2 दिन के बाद सना मिर्जा लाहौर में खड़ी हुई, और ना सिर्फ उनको खड़ा करवाया गया लाइव के लिए, और उनके साथ भी वही हुआ जो जिससे हम भुगत के आए थे, यानी कि उनकी तो वीडियो बहुत वायरल हुई थी, उसमें वो रो पड़ी थी और हामिद मीर ने उनसे सवाल किए। पहली बात तो ये कि इदारों को ये करना नहीं चाहिए, शायद उनकी टीआरपी का मामला है, और उन्हें ये दूसरों को दिखाना है कि देखिए हमारे खिलाफ नफरत कितनी बड़ी है, लेकिन उसमें खवातीन इस तरह से निशाना बनी। फिर दूसरी बात ये कि जब वो उस मजमे से और ट्रॉमा से निकल के आई है, तो आपके किसी भी इदारे में, जियो की मैं बात नहीं कर रही, किसी भी पाकिस्तान के मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसी निजाम ही नहीं है कि एक शख्स अगर काम के दौरान, काम करते हुए बाहर, या वैसे ही किसी मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा हो, ट्रॉमा से गुजर रहा हो, तो उसकी काउंसलिंग की जाए, उसको बैठ के समझाया जाए, उसको ये समझा दिया जाए या बता दिया जाए कि कुछ भी हो हम आपके साथ खड़े हुए हैं। ऐसा नहीं होता। आ, तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं हुआ। फिर उसके बाद ये कि उसके कुछ दिनों के बाद एटीएस अटैक हो गया, हम उस चीज से निकल के उसके अंदर फंस गए, और फिर चीजें चलती रही। ये वो तो मुझे आज भी मैं देखती हूँ कि इतने साल गुजरने के बावजूद जिन इदारों के अंदर एंटी हैरेसमेंट पॉलिसी ना हो, कोई इदारा ही ना बैठा हो जो हैरेसमेंट के केसेस को डील करता हो, जियो के अंदर है और बहुत अच्छा और फाल है, बाकी इदारों में नहीं है, नजर नहीं आता, तो वहां पर आप कैसे रिपोर्टर्स के मेंटल स्ट्रेस के ऊपर काम करेंगे। वो बल्कि जो मैंने अपने ट्रॉमा को खत्म किया, ये वो, मैं एक सीईजे का इदारा है, मैं वहां पर एक ट्रेनिंग ले रही थी, वहां मेरी मुलाकात कतरीना हुसैन से हुई थी, और कतरीना हुसैन से मैंने अलग से खड़े होकर ये बात कही। जब उन्होंने अपना कोई वाकया दोहराया तो मैंने वो रिकॉल किया और मैंने उनसे कहा कि मुझे ना रात को नींद नहीं आती, मैं अभी भी स्टक हूँ उस वाले वाकये में, कि मेरे साथ कुछ हो जाता, और मुझे ऑनलाइन बहुत गालियां पड़ी हैं, मेरा तो कोई कसूर भी नहीं, मुझे तो कोई जानता भी नहीं। मैंने उनसे ये कहा, तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें जानते हैं तुम, क्योंकि उस दिन से तुम ज्यादा लाइमलाइट में आ गई हो, तो वो अब तुम्हें ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं, तभी तो वो मैसेज कर रहे हैं। फिर उन्होंने मुझे तरीका बताया कि मुझे इससे कैसे कोप अप करना है, मुझे थेरेपी ले लेनी चाहिए, मेरे अंदर जो चल रहा है वो मैं बाहर निकालूं। तो मैंने ये अपने ओन पे किया।
इदारे का इसमें कोई अमल दखल नहीं था, और आज की तारीख तक भी मेरे ख्याल में अगर किसी रिपोर्टर के साथ कोई ऐसा इशू हो तो कोई इदारा उसको मेरा नहीं ख्याल के सपोर्ट करता होगा। लेकिन से मैं अगर कहूँ कि वॉइस ऑफ अमेरिका में आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि आप सीजन रिपोर्टर हैं और तब भी मेरे ख्याल से ऑनलाइन मिसोजनी और ये गालियां कम तो नहीं हुई उस टाइम से लेकर भी। तो इस सारे मामले में वॉइस ऑफ अमेरिका का क्या रिएक्शन होता है जब उनके अपने रिपोर्टर के साथ इस तरह की ऑनलाइन मिसोजिनिस्ट अटैक्स होते देखिए, वीओए के अंदर रहते हुए तो ये हमारे यहाँ तो इदारे का एक बहुत अच्छा ये है कि वो अपने रिपोर्टर्स का जो या उनके इदारे से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं उनका बहुत एहसास करते हैं। मैं इसकी मिसाल ऐसे दूंगी कि अगर हम उन्हें ये बता दें कि हम कोई स्टोरी करना चाह रहे हैं और उसमें हमें ये मुमकिन थ्रेट्स हैं, तो वो हमें वो स्टोरी भी नहीं करने देंगे। क्योंकि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मामलात और एक लोकल चैनल के मामलात डिफरेंट है। अच्छा, यहाँ मैं ये बात जरूर क्लियर कर दूं कि मैं जो भी बात कर रही हूँ वो वीओए की नुमाइंदगी नहीं करती, वो मेरी जाती राय है। ठीक है, उनके पॉलिसी को नहीं करती। लेकिन इन 6 सालों में जब से मैं इस इदारे के साथ जुड़ी हूँ तो मुझे ये एहसास हुआ है कि यहाँ पर रिपोर्टर्स की वेलबींग का ख्याल रखा जाता है, उनको उनका एहसास किया जाता है। अगर वो ये कहते हैं कि मैं इस वक्त काफी स्ट्रेस में काम कर रहा हूँ या मेरे ऊपर वर्कलोड है, तो वो उससे फौरी तौर पे रिलीफ देते हैं। हमें इजाजत होती है कि हम अपने इश्यूज को या हमारे साथ कोई भी मसला चल रहा है हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। आई रिमेम्बर 2022 के जो फ्लड है उससे पहले की बात है कि जब मैंने उनसे ये कहा कि कुछ ऐसे रीजंस थे कि मुझे पीटीएसडी का इशू था। क्योंकि मैंने जिस जमाने में कराची के अंदर रिपोर्टिंग की है तो मैंने बम धमाके भी देखे, लाशें भी देखी, और मैंने कवरेज भी की। वो बहुत सालों के बाद वो दोबारा से मुझे वो चीजें परेशान करने लगी, तो मैंने एक थेरेपिस्ट से रुजू किया। मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा ये पीटीएसडी का इशू है, आपको थोड़ा सा रेस्ट करने की जरूरत है क्योंकि इस वक्त आपका माइंड कोई काम करने के वो नहीं है। मैंने अपने एडिटर को बस इन्फॉर्म किया और मैंने उनसे कहा कि मैं इस चीज से गुजर रही हूँ और मुझे इस तरह से प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप फौरी तौर पे लीव लीजिए, आप घर में रहिए, आराम कीजिए, और आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई भी मसला हो, आप हमें इन्फॉर्म कर सकती हैं। उसके बाद कोई 1.5 महीने के बाद, 1 महीने के बाद फ्लड आ गया था और मैंने उनको वॉलंटियरली कहा कि मैं अब बिल्कुल बेहतर हूँ और मैं इस पे काम करूंगी। क्योंकि मुझे बीइंग ए रिपोर्टर ये एहसास था कि हमें फ्लड में ये नहीं रिपोर्टिंग करनी कितने क्यूसेक पानी है, ये आ रहा है, वो रिला आ रहा है। मुझे रिपोर्टिंग करनी है खवातीन की, क्योंकि वो इस वक्त सबसे ज्यादा वल्नरेबल और बच्चे हैं। तो किसी खातून रिपोर्टर का वहां होना बहुत जरूरी है, और फिर मैंने वहां काम किया। लेकिन उस पे भी मेरे इदारे को ये कंसर्न था कि ये बिल्कुल बेहतर है, मतलब कोई ऐसा मसला तो नहीं कि इस हालत में अगर जाए तो वो हो। ये चीज मैंने बहुत मिस की अपने माजी में दूसरे इदारों के अंदर। और मुझे बड़ी हैरत भी होती थी। हम अक्सर और बेशतर बाकी जितने फॉरेन चैनल के जितने भी रिपोर्टर्स हैं वो बैठ के बात करते हैं कि जब हमारे इदारे हमारा एहसास करते हैं और हमसे ये पूछते हैं कि आप ठीक हैं, आप कर लेंगे, कोई इशू तो नहीं, तो हमें हंसी इस बात पे आती है कि हमें तो इसकी आदत ही नहीं रही माजी में। हमें तो कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि अच्छा ये, अरे ये तो होता है। बल्कि एक वो जो आप कहते हैं मिजोजिनिस्ट वाला वो कमेंट ये तक सुनने को मिलता था कि औरत होना तो फिर ये फील्ड क्यों ज्वाइन की, जर्नलिज्म में आई हो तो ये तो देखना पड़ेगा। अम, तुम जो हो एक काम करो, छोटी मोटी बीट्स पे काम कर लो, इंटरटेनमेंट पे चली जाओ, या जर्नल बीट पे काम कर लो। ये अस्पताल जाना, धमाकों में मतलब उसकी फॉलो अप पे रिपोर्टिंग, या कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया उसमें खड़े होके डेड बॉडीज को देखना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो ये जो मैंने आपसे कहा ना कि इदारों के अंदर ऐसे लोग होते हैं, तो बहुत फर्क होता है जब आप किसी फॉरेन चैनल के साथ काम कर रहे होते हैं, उनके अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं और वहां। लेकिन है तो हम में से ही लोग हम ही हैं जो इन इदारों में बैठे हुए हैं। और हमने जब ज्वाइन किए इदारे तो हमारी उम्र 23, 24, 25 साल थी, तो हम तो पीछे से ग्रो अप होके ही ऐसे आए हैं। तो हम क्या शिकवा करें कि सामने बैठा हुआ मर्द हमारे बारे में ये अगर कह रहा है, या कोई औरत भी अगर इस तरह का सोच रही है, तो हम उसको उस तरह से नहीं बदल सकते। हाँ, ये डिपेंड करता है कि आपने दायरे के अंदर रहते हुए अपने आप को कितना तब्दील किया और आपने सीखा कितना। अगर आप नहीं सीखना चाहते या आप एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि आपके अंदर कुछ चीजें ऐसी गलत हैं जो कि समाज में अब बुरी समझी जाती हैं, मिसाल के तौर पे रंग पर आज भी बात होती है,
आ, कुछ रिपोर्टर्स मैं जानती हूँ जिन्होंने मुझसे एक दफा राब्ता किया और उनसे उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे इदारे में हमें सिर्फ इस बात पर हमारी रिपोर्ट्स नहीं लगाई जा रही कि इनकी शक्ल अच्छी नहीं है, इनका रंग ठीक नहीं है, रंग बहुत दबता हुआ है। तो मैंने उससे हंसते हुए कहा, मैंने कहा ये लोग इस माशरे में रह रहे हैं जहां पर अभी भी इस वजन का ज्यादा होना, कम होना, बाल लंबे होना, छोटे होना, रंग गंदुमी होना, मैंने कहा ये इसमें पड़े हुए हैं। मैंने कहा ये तरक्की नहीं करेंगे, तुम इनके से 25 साल बाद भी मिलोगे तो ये ऐसे ही सोचेंगे। मैंने कहा तुम कुछ और देखो अपने लिए। और अब वो लड़की एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है और वो बेहतरीन रिपोर्टिंग कर रही है। तो आज उसके इदारे वाले जो बैठ के ये कमेंट करते होंगे तो क्या वो देखते नहीं होंगे? तो वही वाली बात कि हम अपनी सोच को कितना तब्दील करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से इस लेवल की जो ट्रेनिंग्स होती है ना, कि आपको समझाया जाए कि आप डिस्क्रिमिनेशन ना करें और आपको लैंग्वेज का इस्तेमाल करनी इवन रिपोर्टिंग के अंदर, या फिर आपने अपना रवैया किस तरह से रखना है, या अगर आपका रिपोर्टर इस तरह की किसी चीज से गुजर रहा है तो आपने इसको हैंडल कैसे करना है, इसकी ट्रेनिंग सिर्फ रिपोर्टर्स नहीं, एडिटर्स, डेस्क सबकी होनी चाहिए, प्रोड्यूसर्स की, ताकि कोई फर्क पड़ सके। मैं अगर से कहूँ 5 साल में, 5 साल से लेकर अब तक कोई चेंज आया? क्योंकि ये हम देख रहे हैं कि खासतौर पे खबर विमेन रिपोर्टर्स पे और खासतौर पे चाहे वो रिनाउंड हो या छोटे लेवल पर हो, उन पर कमेंट सेक्शन में जो उनको गालियां मिलती हैं, फिर उनको कमेंट्स पर उनको डॉक्सिंग, उनको इनअप्रोप्रिएट पिक्चर्स के जरिए उनको जिस तरह हरासा किया जाता है। और डेफिनेटली सिर्फ वो भी नहीं, जो और बाकी आपके मेल रिपोर्टर्स, इन 5 साल में आपके ख्याल में जितने भी पाकिस्तानी न्यूज इंडस्ट्री है, ये अपने रिपोर्टर्स को अब प्रोटेक्ट कर रहे हैं? अब उन्हें एहसास हो रहा है कि इस ऑनलाइन अब्यूज से भी उनको उनकी हमने मदद करनी है, या कम से कम उनकी मेंटल हेल्थ के लिए कोई उनकी हम मदद कर सके? इन पिछले 5 साल में ऐसी कोई तब्दीली आई? ऑनेस्टली अगर मैं देखूं तो मुझे लोकल चैनल में तो कहीं से भी ये सुनने को नहीं मिला, या मेरे जो अपने फेलो जर्नलिस्ट जो हर चैनल के अंदर बैठे हुए कि वो मुझे आके ये बताए कि हमारे यहाँ इस चीज के ऊपर कोई ट्रेनिंग हुई है, या हमने वो हमारे बारे में ये सोचने लगे हैं। हाँ, इंडिविजुअली प्रेस क्लब की सतह पर या सीईजे या और इदारे जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो जब बुलाते हैं तो चैनल्स के जो सीनियर्स हैं वो अपने रिपोर्टर्स को भेजते जरूर है कि आप वहां चले जाएं। और ये वो जो कि मैं समझती हूँ कि उस वक्त भी रिपोर्टर इस प्रेशर में होता है कि ओ अच्छा, मैं 4 घंटे मैंने यहाँ बैठना है या 5 घंटे बैठना है, या वो छुप के आया होता है कि वो कहता है मेरी मेरी पिक्चर नहीं लीजिएगा, यहाँ पे वीडियो नहीं बनाएगा, मेरे इदारे को नहीं पता मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। अब मतलब वो कितना स्ट्रेस में है और वो क्या ट्रेनिंग लेने आया है। तो ये काम तो इदारों को खुद से करना चाहिए, पहली बात तो ये। जहां तक बात है कि ये जो 5 सालों के अंदर मुझे लगता है कि इसमें शिद्दत आ गई है, उसकी वजह ये है कि पिछले कुछ अरसे में जब से, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि जब से औरत मार्च शुरू हुआ और लोगों ने उसको देखना शुरू किया, और लोगों के लिए बड़ी हैरान कुन बात थी कि उसमें जो पोस्टर्स थे या जो नारे लगाए गए वो उनके वहमो गुमान में भी नहीं थे मर्दों के। अच्छा, अब जो वहां बैठा कि उसका एक अपनी थॉट है, इससे हट के कतई नजर ये बड़ी बात थी कि औरतें बाहर निकली और उन्होंने कहा जी मार्च होगा और हमारे ऊपर ये जुल्म सितम हो रहे हैं और ये मसले हैं, हम वो करेंगे। इन्हीं पोस्टर्स के अंदर उस पहली दफा ये भी इस्तेमाल हुआ कि आप ऑनलाइन किस तरह से खवातीन को हरासा करते हैं, उनके उनको तस्वीर भेजते हैं, उनके साथ ये करते हैं। तो चुन चुन के वो कहते हैं ना, उनको लगा जो मिजोजिनिस्ट है कि ये हमारे मद्दे मुकाबल अब दो फरीक हो गए, फेमिनिस्ट और इनका। और उन्हें लगता है कि हम जो औरतें हैं जो फेमिनिज्म को प्रमोट कर रही है वो हमसे शायद मर्दों से नफरत करती हैं, तो हम अपनी नफरत और निकाल के बाहर देंगे। उसका नतीजा ये निकला कि आप ऑनलाइन देखिए, 5 साल पहले, मैं 10 साल पहले वाली बात मैंने आपको बताई कि उसमें क्या था, और आज की जो गुफ्तगू है वो बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ है। ऐसी ऐसे अल्फाज, ऐसी ऐसी गालियां जो हमने पहली दफा सुनी होंगी, वो हमने सोशल मीडिया के थ्रू जानी है, कि हमें समझ नहीं आता था कि ये बात लाते कहाँ से। अच्छा, सिर्फ एक जर्नलिस्ट नहीं, आपको अगर कोई खातून पॉलिटिशियन भी नहीं पसंद है आप उसको भी रगड़ा दे देंगे। अच्छा, मर्द रिपोर्टर या मर्द जर्नलिस्ट के साथ आप इसलिए ज्यादा नहीं करते
करते हैं नीचे उसको भी घसीटने के लिए, उसके घर की माँ बहनों को आप बीच में लेके आते हैं। मेरी आज तक ये बात समझ ही नहीं आई कि किसी दूसरे से आर्ग्यूमेंट लेने के लिए या आपने लड़ने के लिए माँ बहन पर ही क्यों आना होता है? आपके नजदीक तो और माँ और बहन कमजोर तरीन चीज है, तो आप कमजोर को बीच में क्यों घसीटते हैं? आप मर्द हैं और आपको अपनी मर्दानगी पे बड़ा फख्र है, तो फिर आप मर्द से मर्द की तरह बात करें ना। उसके उसकी ताकत या जिस चीजों पे उसको नाज है उनके लफ्ज बना के या उसके ऊपर कोई गाली इजाद करके उसको वो बात कहे जहां से मर्द की मर्द से जंग शुरू हो जाए। ये कौन सा तरीका है कि आपको किसी मर्द को नीचे दिखाना है तो आपने माँ और बहन की गाली दी कि मैं ये करूंगा, या आपने किसी औरत से बात करनी है तो आपने उसको दो तीन कमेंट माजरत के साथ, चूंकि ये जाएगा तो लेकिन लोगों को पता है कि आप कह देंगे हाँ हमें पता है कितने मर्दों के साथ ये रहती होगी, किसके साथ बैठी होगी, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। आप एक औरत को मतलब क्या दिखाना चाह रहे हैं? जो फोन के इस तरफ बैठी हुई औरत है और वो आपका कमेंट पढ़ रही है, वो आपकी धमकी से मरूब नहीं हो रही है, वो डर नहीं रही, वो सिर्फ ये सोच रही है कि आप और कितना गिर सकते हैं। मैं अगर अपनी बजाते खुद बात करूं, मैंने एक जुमला पिछले कुछ अरसे से लिखना शुरू किया। जब कोई मुझे इस तरह से गालियां देता है या कुछ लिखता है, मैं उनसे कहती हूँ मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं हुआ आपने मुझे गाली दी, मुझे सिर्फ तकलीफ और दुख ये हो रहा है कि आपके घर की औरतों को, आप कितनी वो औरतें अनसेफ हैं क्योंकि आप उनके घर में रहते हैं। जो मर्द किसी और औरत को गलीज गालियां देगा, उसके अपने घर की औरतें सफर कर रही होंगी। बिल्कुल। तो मैंने ज्यादा से ज्यादा जो कमेंट देने का तरीका रखा वो ये रखा। इसके अलावा मैं पढ़ भी लूं तो मैं इग्नोर करती हूँ, उसके नीचे मैं किसी और को जवाब दे दूंगी लेकिन उन्हें नहीं दूंगी। उसकी वजह यह है कि मैंने कहीं पे ये पढ़ा था और मैंने उनको फॉलो भी किया इस बात पे कि नूरुल हुदा शाह साहिबा ने ये एक जगह ये कहा था कि उन्होंने ड्रामे में कुछ लाइंस लिखी और उसके पीछे एक बड़ी कयामत हो गई और नीचे लोगों ने गलीज कमेंट करने शुरू कर दिया और उनको ट्रोल करना शुरू किया। तो उन्होंने आकर एक जुमला लिखा कि मैं अपनी गलती पर माफी मांगती हूँ, और उसके बाद वो एकदम से जो हाइप थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी। और उन्होंने कहा और इस तरह के कमेंट्स आते हैं तो मैं जवाब भी देती। देखें, हम अपना काम कर रहे हैं, हम उसमें माफी तो नहीं मांग सकते, हम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस तरह करेंगे तो उसका वाहिद हल ये है कि हम इग्नोर करेंगे। हाँ, अलबत्ता माजी में कुछ चीजें हमने जरूर देखी कि जो एंकर्स थे या कुछ खवातीन जर्नलिस्ट थी, उन्होंने जो पिटीशन फाइल की थी जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उनके सामने, और बताया था कि ये कमेंट हमें हमारे ट्विटर अकाउंट पे हमें इस तरह से ट्रोल किया जाता है और गलीज गालियां दी जाती है, वो उसका क्या बना, क्या किया गया कि खवातीन के ऑनलाइन महफूज रहने पर कुछ कानून बनता या उनको कोई श्योरिटी दी जाती, उसमें और शिद्दत आ गई। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि सो कॉल्ड डॉक्टर उमर आदिल नाम के एक साहब हैं, उन्होंने गरीदा फारूकी के बारे में, देखिए हमारे आपस में भी बहुत से शिकवे गिले हो सकते हैं। हो सकता है मुझे आपके काम का अंदाज पसंद ना हो, आपको मेरे काम का अंदाज पसंद ना हो, लेकिन उसके ऊपर आप किसी के कैरेक्टर पे तो ना आए। उन्होंने उठ के जिस तरह से कमेंट पास किए और बातें की, गरीदा ने उसके ऊपर एक्शन लिया और वो किया। अब मुझे बस ये है कि अगर कोई बड़ा चैनल है, बड़ा कोई नाम है, और उसके साथ अगर कुछ होता है तो उसका इदारा फौरन उसके सपोर्ट में खड़ा हो सकता है। लेकिन अगर कोई छोटे रिपोर्टर के साथ अगर ऐसा हो रहा है, जर्नलिस्ट के साथ हो रहा है, तो उसे भी यकीन हो कि मेरा इदारा मेरे साथ उसी तरह खड़ा है जैसे एक एंकर पर्सन के साथ खड़ा है। तो ये जिस दिन इदारे सोच लेंगे तो मेरे ख्याल से हमें बहुत सारे जो हमारे साथ के जो जर्नलिस्ट हैं वो कम स्ट्रेस के साथ काम करेंगे और उन्हें खौफ नहीं होगा कि यार मेरे साथ अगर कुछ होगा तो मेरा इदारा मुझे प्रोटेक्ट करने को तैयार है। मैं अपने आप को बहुत फील सेव करती हूँ और मुझे कभी अब मुझे ऐसा फील नहीं होता कि मेरे साथ ये हो रहा है। और दूसरा, मैंने कुछ अब वक्त के साथ साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ, एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ साथ भी ये चीजें सीख ली कि हर चलते हुए शख्स को जो आपके ऊपर बोल रहा हो उसको जवाब देने की जरूरत नहीं होती। और ऑनलाइन में तो ये बहुत बड़ा एज उसको मिल रहा होता है क्योंकि वो अगर इतना हिम्मत और ताकत वाला हो और उसको आपके काम से इतना मसला है तो उसे फिर आपके घर की बेल बजाकर आपसे आके सामने बात करनी चाहिए। तो ये तरीका बहुत आसान है कि आप कोई भी नाम बदले, किसी भी आइडेंटिटी से आए और आकर जो दिल चाहे कह के और अपनी भड़ास निकाल के चले जाएं। तो मेरे ख्याल से इसका वाहिद हल मैं पर्सनली समझती हूँ कि इग्नोर करके ही किया जा सकता है और अपने आप को
बिठाकर कंपोज करके काम करके ये रिकॉल कराने की जरूरत है कि उसके कहने से आप वो नहीं बन गए जो वो आपको कहकर गया है। आप जो हैं वो हैं और आप सही कर रहे लेकिन पिछले 5 साल में कहीं आपको ये ख्याल आया अगर रिपोर्ट करूं, सोशल मीडिया में, ट्विटर हो, फेसबुक हो, आपने कभी ऐसा किया? और अगर किया तो फिर उनका रिस्पॉन्स क्या? हैं। मैंने किया, बिल्कुल किया। आ, आज से 2 ढाई साल पहले कुछ ऐसी चीजें हुई थी जो बहुत ज्यादा मतलब गलत तरीके से कमेंट्स आ रहे थे। तो मैंने उन अकाउंट्स को रिपोर्ट किया और मुझे रिस्पांस भी आया। और उन्होंने मुझसे बकायदा इसके ऊपर कॉरेस्पॉन्डेंस चली। और एक दो अकाउंट थे जिनको उन्होंने वो नहीं किया, और वो अंदाजा ये हुआ कि वो बॉट अकाउंट्स भी थे जो कि कोई पॉलिटिकल विंग के होंगे, और वो आपको एकदम से आप उसके रडार में आ जाते हैं और ये सब चीजें। तो ऑब्वियसली इसका रिस्पॉन्स आया। लेकिन बात ये है कि आपके पास दो ऑप्शन है। या तो जो आपको गलत कमेंट कर रहा है आप उसे ब्लॉक कर दें, ना वो आपको देख सकता है ना आप उसे देख सकते हैं। या फिर आप कितने लोग होंगे जिनको आप जा जाके रिपोर्ट करते रहेंगे। रिपोर्ट करने की जरूरत होनी चाहिए, और वो तब होनी चाहिए, मैं फिर वही बात करूंगी, ये मैं अपने कैलिपर की बात कर रही हूँ, कि जब आपको लगे कि पानी सर से ऊंचा हो रहा है और अब आपकी बर्दाश्त खत्म होती जा रही है और अब आप टॉलरेट नहीं कर सकते, तो फिर आपको एक्शन ले लेना चाहिए। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर अगर आप इस तरह की चीजें एफआईए को रिपोर्ट कर दें तो बंदा मर जाता है, जवाब नहीं आता। मैंने ऑनलाइन 2-3 चीजें उनको भेजी, उनका जो ऑनलाइन पोर्टल था उसके थ्रू, लेकिन मुझे कोई रिस्पॉन्स आज तक नहीं आया। तो उससे बेहतर ये कि आप डायरेक्ट फेसबुक को या आप ट्विटर को ही बताएं रिपोर्ट करके कि जी इस अकाउंट की वजह से ये है, या स्क्रीनशॉट्स आप भेजें। कुछ मुझे ये भी लगता है कि चूंकि रीजन हमारा ऐसा है, हम जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं या हम जिस तरह की अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो दूसरा अकाउंट है वो उसके लिए शायद वो उतना अहमियत नहीं रखता। मिसाल के तौर पे अगर किसी की तस्वीर लग जाती है तो कहते हैं इस तस्वीर में ऐसा क्या है जो आप रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बैरियर भी है। तो उसमें फिर हमें यही करने की जरूरत है कि आपको लग रहा है अगर ये अकाउंट आपको बहुत ज्यादा बॉदर कर रहा है तो आप उसे ब्लॉक कर दीजिए। या फिर बहुत ज्यादा मसले मसाइल हो रहे हैं और बार बार हो रहे हैं तो फिर आप रिपोर्ट कर दीजिए। तो रिपोर्ट मैंने 3 दफा करवाए हैं और मुझे उस पर रिस्पॉन्ड भी आया, और 2 अकाउंट्स बंद हुए थे। और वो इस तरह के ही थे, कोई बॉट अकाउंट्स थे। और एक जो था वो अभी तक चल रहा है। वो एक जो अभी तक चल रहा है वो साहब नाम बदल बदल के कई दफा अपने ट्विटर अकाउंट्स चला चुके हैं, तो वो अब अंदाजा हो गया है कि वो आदि मुजरिम होंगे। आपके ख्याल में इन जनरल हमारे ये जो लॉज है जो ऑनलाइन अब्यूज को टैकल करते हैं, वो किस तरह से टैकल करते हैं और उसमें क्या बेहतरी हो सकती जो आजकल लॉज बने हुए आप उस पर बात कर रही है। देखिए जो आजकल के लॉज है ना वो हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है, ऑनेस्टली स्पीक। हमारे जैसे लोगों के लिए इसलिए नहीं है कि जिन इदारों को मसले रहे हैं या जिनको इस तरह की हैरेसमेंट का और इस तरह के कमेंट्स को पहली दफा उन्होंने फेस किया क्योंकि उनको आदत नहीं थी। ये कानून उनके उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बने हैं। अब इसमें होता क्या है, होता ये है कि अगर मैं आप कोई और हम लोगों को किसी ने कहा और हमने कहा तो शायद 300-400 शिकायतों में से किसी एक दो को एग्जाम्पल बनाने के लिए कुछ कर दिया जाए। लेकिन अभी तक माजी में जितने भी रिसेंटली जितने भी लोगों को उनके अकाउंट पे पोस्टिंग की वजह से या अब्यूजिव लैंग्वेज की वजह से या अब्यूजिव कंटेंट की वजह से या कुछ इस तरह करने की वजह से उनके अकाउंट बंद किए गए या उनके ऊपर दिफात लगी या उनके अकाउंट सस्पेंड किए गए या उनको उनसे पूछगछ की गई, वो कौन से लोग थे? वो ये तो नहीं थे कि उन्होंने सिद्रा को कहा होगा या फला को कहा होगा या गरीदा को कहा होगा या अंबर शमसी के लिए कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए होंगे। मेरा नहीं ख्याल। तो जो लॉज बनते हैं वो रियासत अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाती है। मैं इस पे बहुत आ, ये बात कहने को तैयार हूँ कि अभी तक जितने भी लॉज बने हैं वो सिर्फ और सिर्फ रियासत ने चीजों को कंट्रोल करने के लिए या अपने अपने लिए किए हैं। तो सोशल मीडिया अब इतना बेलगाम हो चुका है कि उसको रोकना अब किसी के बस में है नहीं। लेकिन जितने भी लॉज बन रहे हैं वो अभी तक अगर हम जर्नलिस्ट की लॉ की बात करें ना, जर्नलिस्ट के लिए कोई ऐसा लॉ बना ही नहीं
जिसमें बाकायदा लिखा हो कि अगर रियासत ये कहती है कि अगर किसी सहाफी को काम के दौरान या काम के बाद उसको ऑनलाइन किसी किस्म का थ्रेट दिया गया या उसको ऐसा मैसेज किया गया या कोई वल्गैरिटी या कोई इस तरह का किसी खातून के साथ ऑनलाइन हैरेसमेंट की गई, तो उसकी पाकिस्तान में इतनी इतनी सजा है या उस पे ये जुर्माना है। वो हमें तो नजर नहीं आ रहा। सबसे ज्यादा तो सहाफी ही फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे काम कर रहे हैं जिसमें रियासत भी वहां पर मौजूद नहीं होती, लेकिन वो स्टोरीज निकाल के ला रहे होते हैं। कितनी आसानी से आपके यहाँ लेबल लगता है। खातून जर्नलिस्ट की चले मैं बात कर लेती हूँ। अगर कोई खातून जर्नलिस्ट कोई ऐसे प्रोविंस से कोई ऐसी स्टोरी निकाल के लाती है तो कहा जाता है कि ये फलां की तर्जुमान है, इसको इतने पैसे मिले होंगे, या इसको ये नहीं पूछा गया होगा इसलिए इसको ऑपोजिट पार्टी कहती है कि ये हमें भी पता है कि इसने क्या किया होगा। कुछ नहीं तो माजी की उसकी कोई ट्वीट, माजी का कोई बयान या कोई ऐसी रिपोर्ट निकाल के फौरन लाई जाती है। अच्छा, जब ये लाई जाती है तो इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि जिस बंदे को ट्रोल करना है या जिस बंदी को डराना है उसके ऊपर वर्किंग तो हो रही है ना। वरना मैं और आप अगर अभी हमें को 2.5-3 साल पुरानी कोई चीज निकाल के रखनी हो तो हमें टाइम लगेगा। तो उसके ऊपर एक आदमी तो काम नहीं कर रहा। तो इसके ऊपर तो रियासत ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जिस तरह इदारे परेशान हो रहे हैं कि हमें अटैक किया जा रहा है, इस तरह सहाफी भी तो मुल्क का पांचवा पिलर है। उनको उनको प्रोटेक्ट करना भी तो हमारी जिम्मेदारी है, खासतौर पर खवातीन जर्नलिस्ट की। कितनी होंगी आपके पास खवातीन जर्नलिस्ट पूरे पाकिस्तान में? मेंबर्स भी नहीं है ज्यादातर प्रेस क्लब की। और जो जिन रीजन्स में काम कर रही हैं उनमें चले जर्नल रिपोर्टर्स की बात कर ले तो थोड़ी जरा ज्यादा होंगी, मर्दों की निस्बत फिर भी कम है। लेकिन जो अहम तरीन बीट्स पे काम कर रही है, चाहे वो इन्वेस्टिगेटिव हो, चाहे वो इकोनॉमिक के ऊपर हो, चाहे वो कोर्ट रिपोर्टिंग हो, चाहे वो जेंडर वायलेंस हो, माइनॉरिटी राइट्स हो, उसमें तो बहुत लिमिटेड खवातीन काम कर रही हैं। अगर हम उन्हें भी नहीं प्रोटेक्ट कर सकते, रियासत नहीं कर सकती, तो फिर आप किससे शिकवा करेंगे? इवन के एफआईए तक आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती टाइम पे कि अगर आप उन्हें बता दें कि जी ये अकाउंट और ये मुझे प्रॉब्लम कर रही हो। जिस तरह से वो उनका बिहेवियर है और टाइम वो लगाते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कुछ अच्छा नजर आएगा। चाहे चाहे आम लड़कियां हो, अब आहिस्ता आहिस्ता अब एक अवेयरनेस आ रही है, चाहे स्लो रेट पे, कि ना ये ऑनलाइन अब्यूज इसको टैकल कर देना चाहिए। ये जो औरतों पे जर्नलिस्ट भी हो या कोई भी हो, ये जिस किस्म की आप मिसोजिनिस्ट कमेंट्स, मिसोजिनिस्ट गालियां जो उनको मिल रही हैं, ये इस पे एक्शन होना चाहिए। इस पे फौरी तौर पर एक्शन होना चाहिए, बिकॉज दीज आर हार्मफुल। तो आपके ख्याल में कि एज अ सोसाइटी हमें इस सोच को और बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, ताकि आपकी औरतें भी ऑनलाइन सेफ रह सकें? बिल्कुल, देखिए, एक तो अवेयरनेस की भी बात है। लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है कि एक आबादी का एक बड़ा हिस्सा है जो कि अर्बन तो नहीं, रूरल एरियाज में रहता है, और अब उनके पास भी फोन्स है। ठीक है। वहां पर रहने वाली कोई औरत उस फोन को कम्युनिकेशन के तौर पे अगर इस्तेमाल कर रही है, या उसे अभी अवेयरनेस नहीं है उस तरह से कि मुखालिफ सिम से आने वाली कॉल या चीजें उसको किस तरीके से मुसीबत में डाल सकती हैं। इंटीरियर के अंदर मैं रिपोर्टिंग जब करती हूँ तो मुझे वहां के बहुत से मुकामी लोगों ने ये भी बताया कि बाज ऑनर किलिंग के केसेस इस बात पे कर दिए गए कि खातून के पास फोन था और उनको कोई फोन पे तंग कर रहा था, और अब उस औरत को क्या पता कौन तंग कर रहा है या क्या है, और आप उसके ऊपर एक जान ले लें। तो जहां पर हम बहुत बड़े इदारों की प्रोजेक्शन टीवी के जरिए करते हैं ना, न्यूज चैनल के जरिए, या जब कोई वबा आती है और हम उसके हिसाब से चलाते हैं कि कोविड में आपको ये करना चाहिए, या अब मलेरिया आ गया है तो ये आपको एहतियाती तदबीर करनी चाहिए, या फला चीज है अगर आपको कोई ये वो, तो इसके लिए भी मीडिया पे प्रोजेक्शन के लिए रियासत को ये बताना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर अगर किसी खातून को ऑनलाइन हैरेसमेंट का सामना है, या उन्हें लग रहा है कि कोई उन्हें डरा रहा है, धमका रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, तो हम आपको ये बताएंगे कि आपने इससे कैसे बचना है। उसके 4-5 आप कुछ ऐसे बनाएं जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हों कि ये खातून को एहतियात करने की जरूरत है। अगर इसके बावजूद उन्हें लगता है
कि वो फील नहीं कर रही है कि वो सेफ हैं, तो वो इन इन नंबरों पे राब्ता करें और शिकायत दर्ज कराएं। ये भी सबको पता है कि अब लोकेट हो जाती हैं फोन्स और इस तरह की चीजें कि किस आईपी एड्रेस शो है। तो जब आप एक चीज को खुलेआम ये बताना शुरू करेंगे ना, तो एक तो औरतों में ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, हम जो मुल्क की आबादी का आधा हिस्सा है, हमारे लिए भी रियासत सोच रही है, हमारे तहफ्फुज के लिए भी बात हो रही है। सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस के लिए तो नहीं फोन करेंगी ना वो 1112 या इधर उधर। उनको पता चलेगा ऑनलाइन भी अगर हमें कोई किसी चीज का सामना है, और डोमेस्टिक वायलेंस से निकल के अब हमारे लिए ऑनलाइन सेफ्टी के लिए भी, क्योंकि दुनिया अब बहुत चेंज हो गई है। आपके आपके जो जर्नलिस्ट हैं, जिस तरह वो अपनी चीजें ऑनलाइन पोस्टिंग करते हैं, अब कहीं सीवी नहीं जाती, आपकी प्रोफाइल ही देख ली जाती है। इसी तरीके से कितनी खवातीन हैं जो घर बैठे भी ऑनलाइन काम करती हैं, चाहे वो उनके एंटरप्रेन्योर्स हों या कुछ भी हो। क्या उन्हें इस तरह की चीजों का सामना नहीं करना पड़ता? बहुत आम है। उनको भी मैसेज की आड़ में किसी और चीज में और तरीकों से तंग किया जाता है, तो उनको ये लगे कि हाँ, हमारे लिए एक सेफ एनवायरनमेंट है, अगर हमारे साथ कुछ गलत होगा तो हम इसका फैसला करना कानून का काम है, कि जो शिकायत आई है उसमें गलती दोनों तरफ से है, एक तरफ से है, क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन औरत को आप इतना तो वो दें इख्तियार, और सबसे बड़ी बात है कि ये एहसास उजागर करें कि जी, हम आपके साथ खड़े हैं एज ए स्टेट, एज ए कानून के तौर पर, अगर आपके साथ होता है। अब पाकिस्तान में दो तीन इदारे हैं जो ऑनलाइन इस तरह के हैरेसमेंट के खिलाफ काम करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में रहने वाली पूरी जितनी भी खवातीन है उनको उन इदारों के बारे में पता हो। मैं जर्नलिस्ट होते हुए भी कल परसों मुझे नई एक लर्निंग मिलेगी और मैं जानूंगी अच्छा ये भी होता है इस जगह पे। तो जो घर में रहने वाली औरत है, उसे कौन बताएगा? सबसे अहम तरीन उसके पास जो मीडिया मीडियम है वो टीवी है। टीवी हर कोई देखता है। आप टीवी पे, और अगर ऑनलाइन भी लोग देखते हैं यूट्यूब पे, इधर उधर जो आप बीच में कमर्शियल्स देते हैं उसके अंदर आप देंगे मैसेज कि अगर इस तरह का होगा, हम इन्वायरमेंट को सेफ बनाना चाहते हैं खवातीन के लिए, अगर वो बाहर निकलती हैं उन्हें किसी किस्म के हैरेसमेंट का सामना है, तो ये हमारे नंबर्स होंगे जो उनको उनसे राब्ता करें, और अगर वो ऑनलाइन हैरेसमेंट का शिकार हो रही है तो हम उनकी मदद करेंगे। तो मेरे ख्याल में उससे काफी फर्क पड़ेगा। थैंक यू सो मच आपके आंसर्स के लिए, बहुत अच्छे आंसर्स थे। और वाकई में इन्हीं को लेके हमें वाकई में आके सोचना चाहिए कि हम पाकिस्तान में ऑनलाइन मिसोजिनी को किस तरह टैकल करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया इस पे बात करने के लिए।